हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग वॉइस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने टेंस भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, प्रीपोजिशन भी हम देख चुके हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है वॉइस। तो वॉइस को स्टार्ट करते हैं। वेरियस एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके वॉइस से पूछे जाते हैं। देखेंगे हम इसको क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है कि जो वॉइस है, वॉइस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वॉइस है, इस वॉइस को आप हिंदी में बोलते क्या है। ये वो साइंस वाली आवाज़ नहीं है। इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो वॉइस है, इसको हिंदी में वाच्य बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। किसी सेंटेंस को बोलने का तरीका ही उसका वॉइस कहलाएगा। जैसे एक्टिव और पैसिव, मैंने दो टाइप के वॉइस लिखे यहाँ पर। कब कोई से सेंटेंस को आप मानेंगे कि वो एक्टिव में है, कब मानेंगे कि वो पैसिव में है, उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रही हूँ, राम is playing cricket। ये सेंटेंस मैंने लिखा कि राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो आपको जो वर्ब है वो वर्ब क्या नजर आ रही है? प्लेइंग। यहाँ पर प्लेइंग वर्ब है। अब कौन कर रहा है ये प्ले वाला एक्शन? कौन कर रहा है? प्ले वाला एक्शन किया जा रहा है राम के द्वारा। ये राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी वर्ब को क्या या किसे का जवाब दे, किसका जवाब दे? क्या या किसे का जवाब दे, वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। अब राम क्या खेल रहा है? राम खेल रहा है क्रिकेट। ये क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके सेंटेंस में वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा हो, सॉरी राम इसको खेल रहा था ना, एक्शन को राम कर रहा था, तो राम कौन है? सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो भी व्यक्ति, जो भी संज्ञा या सर्वनाम एक्शन को करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जिस पर भी एक्शन का प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? डायरेक्टली आप ऐसे देख के पहचानते हैं कि एक्शन कौन कर रहा है। और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? हम वर्ब से पूछे क्या और किसे, जो भी क्या और किसे का जवाब दे वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप अगर सेंटेंस में देखें तो वर्ब के पहले आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है जो कि है राम। आपको वर्ब के पहले लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन ध्यान से देखना है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब को कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। क्या बोला मैंने? अगर वर्ब के पहले लिखा नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब को करे, उस एक्शन को करे, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब मैं यहाँ पर इसी को चेंज करके अगर लिख दूँ, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। अब यहाँ पे आप वर्ब देखें तो वर्ब आपको क्या नजर आ रही है? वर्ब आ रही है नजर प्ले। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ये क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। और कौन खेल रहा है? एक्शन को कौन कर रहा है? एक्शन को कर रहा है राम। ये राम है आपका सब्जेक्ट। अब जब आपको वर्ब के पहले कोई ऐसा संज्ञा या सर्वनाम दिखे जो उस एक्शन को नहीं कर रहा है, तो फिर सेंटेंस को आपको मान लेना है पैसिव वॉइस में। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, आपको क्या ध्यान देना है? वर्ब के पहले लिखा नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, अगर उस वर्ब को, उस क्रिया को करे तो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अगर क्रिया के पहले लिखा संज्ञा या सर्वनाम उस क्रिया को ना करता हो तब सेंटेंस हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। बस ये जो छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है। पहले वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं दोबारा से, राम इज प्लेइंग क्रिकेट था, तो राम इस एक्शन को कर रहा है। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक्टिव शब्द का मतलब होता है सक्रिय। तो जब वर्ब के पहले लिखा संज्ञा या सर्वनाम सक्रिय होता है तो सेंटेंस कहलाता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो जब वर्ब के पहले लिखा संज्ञा या सर्वनाम उस एक्शन को नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो सेंटेंस किस में हो जाएगा? आपका पैसिव वॉइस में। ये था बेसिक डिफरेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। यही चीज़ों को आप थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। जैसा कि आगे की स्लाइड्स में देखो, हम किसी कथन को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला वाक्य के सब्जेक्ट को वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं और दूसरा वाक्य के सब्जेक्ट को वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वही चीज़ लिखी हुई है। जब वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तब वाक्य एक्टिव वॉइस में कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल किल्ड अ टाइगर। अब ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? राहुल किल्ड अ टाइगर। तो एक्शन हो रहा था किल। किल शब्द के पहले देखो आपको राहुल लिखा हुआ दिखा। ये जो राहुल है ये सब्जेक्ट है, ये ही इस एक्शन को कर रहा है। मतलब सेंटेंस किस में हुआ? ये वाला सेंटेंस मेरा है एक्टिव वॉइस में। मतलब ओवरऑल क्रिया के पहले लिखा संज्ञा या सर्वनाम एक्टिव है, तो सेंटेंस मानेंगे आप एक्टिव वॉइस में। अब आगे की बात करें, जैसे इस सेंटेंस को देखें, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल। एक्शन हो रहा है किल,
किसने किल किया, राहुल ने किल किया, ये सब्जेक्ट है आपका। और क्या किल किया, तो टाइगर किल किया, ये जो टाइगर है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले जो एक्शन लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन, वो उस एक्शन को नहीं कर रहा है। अभी टाइगर ने किल नहीं किया, अभी राहुल ने टाइगर को किल किया, तो टाइगर का तो कोई एक्शन ही नहीं है ना वहाँ। किल जो है वो तो राहुल ने किया, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो जब क्रिया के पहले ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ था राहुल किल्ड अ टाइगर और यहाँ लिखा है टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल। आपको ये बात समझ में आई कि किल्ड को हमने पैसिव वॉइस में लिख दिया, वॉज किल्ड, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को हम आगे पीछे ले गए। तो ये जो एक्टिव से हमें पैसिव में बदलना होता है, ये कैसे बदलते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यही आते हैं। तो अब जो है वो पूरे लेक्चर में हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस को आपको कैसे एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो कुछ बातें हैं, वो कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को उठा के देख लें तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको यही लिखा हुआ दिखेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं बोलूँगी मोहन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज, प्लेइंग जो है वो वर्ब है और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, यू सब्जेक्ट हुआ, आर हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग जो है वो वर्ब है और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। यू विल स्टडी इंग्लिश या फिर यू विल रीड द बुक, इस टाइप से मैंने बोला तो यू जो है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब हुआ, रीड वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द बुक हुआ। तो आप कोई सा भी सेंटेंस सिंपल सा उठा के देखिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये एक्टिव वॉइस में कहलाया, इसे मुझे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आओगे, जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को आपको लास्ट में लिखना है। सब्जेक्ट को कैसे लिखना है, बाय के साथ में लिख देना है। जैसे का जैसा ऑब्जेक्ट है वही उठ के आगे आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे चला जाएगा। अब आपको पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो किस में करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में ऑपरेशन करना है। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीच में बी वर्ब, देन आ जाएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को पैसिव में कैसे लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये जो बात है इसी बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक लगाई है बी वर्ब, तो कब कौन सी बी वर्ब लगानी है ये डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पर। तो कब कौन सी बी वर्ब यूज़ करोगे उसके लिए मैं एक टेबल आपको बनवा रही हूँ, इस टेबल को आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, तो आपको बहुत अच्छे से ये जो स्ट्रक्चर है समझ में आ जाएगा और आप दुनिया का कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस आप कन्वर्ट कर देंगे। पर मैं एक्टिव लिखा, यहाँ पर मैंने पैसिव लिखा। अब देखो एक्टिव वॉइस में अगर आप मान लो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है, अगर मान लो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं दिख रही, केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई दिख रही है, मतलब सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर अगर आप माने कि आपको डू या फिर डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, क्या बोला मैंने, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है या फिर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। तो जब ऐसे का आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। आप डू डज नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, वहां पर इज एम आर लगाएंगे और मेन वर्ब की कर देंगे आप थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब आपको डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आपको हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर क्या लिखना है, आपको लिखना है इज एम आर। ये हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब दोनों को डिनोट कर देता है यहाँ पर इज एम आर। और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला पॉइंट ये याद रखो। जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट कुछ इस टाइप का है कि मान लीजिए आपको सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिख जाए, मतलब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लिखी हुई दिखी है या फिर आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई दिखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप लिख देंगे वॉज या फिर वर और मेन वर्ब की हो जाएगी आपके पास थर्ड फॉर्म। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म था तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाया पैसिव वॉइस में। जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही थी तो आपने वॉज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखी तब भी आप वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। ये हुआ सेकंड आपका नियम। जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो थर्ड स्ट्रक्चर ऐसा है कि मान लो आपको अगर हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर इज एम आर लिखा हुआ दिखे या फिर आपको लिखा हुआ दिख जाए वॉज वर
और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखा हुआ दिखे। जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर क्या किया हमने, इज एम आर या फिर वॉज वेयर, और वर्ब की प्लेस पर क्या लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इसका जो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे वो पैसिव वॉइस कुछ इस टाइप से बनेगा कि इज एम आर या फिर वॉज वर, इसके बाद में आपको बीइंग अप्लाई करना है, BING बीइंग, और जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देनी है, उसकी कर देनी है आपको थर्ड फॉर्म। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें या पास्ट कंटिन्यूअस की, आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर वॉज वेयर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है। उसका पैसिव वॉइस बनाओ तो आप बी वर्ब की प्लेस पर क्या लगा दो, बीइंग लगा दो, बाकी जो इज एम आर वॉज वेयर है वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस परफेक्ट टेंस में दिख जाए, मतलब अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे कि हैज़ हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म लिखी हुई दिख रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज़ हैव नहीं है तो हैड भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लिखी दिखिए तो आपको उसको कन्वर्ट करना है, जो भी लिखा हुआ है हैज़ हैव हैड, बीन लगाएंगे और मेन वर्ब की कर देंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो हैज़ हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम हैज़ हैव हैड लगाएंगे, बी वर्ब की जगह क्या लिखना है, बीन लिखना है और मेन वर्ब की करना है थर्ड फॉर्म। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। तो ये जो चार हैं, ये चार स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के। कंफ्यूज करते हैं स्टार्टिंग के दो, तो इन स्टार्टिंग के दो को आप ध्यान रखिए। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब और मेन बी वर्ब को जोड़ के कुछ लिखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लगा देते हैं, वहाँ इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। जब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी कोई मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं दी थी, तब हो जाता है वॉज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म। बस इन दोनों को याद रखो, बाकी इस स्ट्रक्चर को आप याद रख लेते हैं तो ये वाले तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर बात होगी, और इसके साथ में आपके सारे के सारे सेंटेंसेस होते जाएंगे। कोई भी टेंस आपका हो तो आप इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप आपने ये चीज़ें लिख ली हैं, वही चीज़ लिखिए। देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वेयर वर्ब थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। एक एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पर आपको बताती जाती हूँ। जैसे एक सेंटेंस अगर लिखा है रोहन प्लेज क्रिकेट, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, ये सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाऊँ मैं, पहले तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आऊँ, तो मैंने क्रिकेट आगे ले आई। अब देखो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। अब क्रिकेट के साथ हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो क्रिकेट इज प्लेड लिखा आपने, बाय के साथ में आप लास्ट में लगा दीजिए रोहन। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये था एक्टिव और ये था पैसिव। ठीक, ऐसे ही अगर कोई एक सेंटेंस होता, जैसे यहाँ पर दे प्लेज लिखा हुआ था, मान लो यहाँ पर लिखा होता दे प्ले क्रिकेट, इस टाइप का सेंटेंस है, दे प्ले क्रिकेट अगर लिखा हुआ है तो दे जो है ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले है आपका वर्ब और क्रिकेट है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखी हुई दिख रही है, तो ऐसे का ऐसा बनाएंगे। ये तो एक्टिव था, इससे आपको बनाना है पैसिव। आप क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, क्रिकेट आपने लिखा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस करना इज एम आर और वर्ब थर्ड फॉर्म से, तो हम बोल देंगे क्रिकेट के लिए हम इज लगाएंगे, क्रिकेट इज प्लेड, बाय के साथ में दे पीछे आएगा तो दे क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, उससे आपको पता पड़ेगा कि ये दे जो है वो देम क्यों बना। हमने वहाँ पर देखा था वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो दे सब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बना सकते हैं। अब हम देखें अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देख लेते हैं। देखो अगर लिखा होता मोहन प्लेड क्रिकेट, इस टाइप से सेंटेंस दिया हुआ है। अब आप ध्यान दो तो आपको सेंटेंस किस में दिख रहा है, एक्टिव वॉइस में दिख रहा है। इसका जब आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो कैसे बनेगा, देखो प्लेड वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और मोहन क्या है, यहाँ पर मोहन है आपका सब्जेक्ट। आपको क्रिकेट पहले लिखना पड़ेगा, तो आप स्टार्टिंग में लिख देंगे क्रिकेट।
अब क्रिकेट के बाद में देखो वर्ब के सेकेंड फॉर्म के प्लेस पर क्या लगाना है, वॉज वर और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है। क्रिकेट के साथ आपने लगाया वॉज, वर्ब थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म भी होगी प्लेड, और बाय के साथ में सब्जेक्ट लाते हैं लास्ट में, तो हमने बाद में लिख दिया लास्ट में बाय मोहन, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मोहन। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अगर सेकेंड फॉर्म दी होती है तब हम इस टाइप से आपका सेंटेंस बनाते हैं। मान लो अगर यहाँ पर होता सेंटेंस चिल्ड्रन स्टडीड इंग्लिश। अब आप फिर से देखो वर्ब के पहले एक्शन करने वाला है, मतलब सेंटेंस है किसमें, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका मुझे पैसिव जब बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी पैसिव, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये है मेरी वर्ब, और जो इंग्लिश है ये इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश को सबसे स्टार्टिंग में लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इंग्लिश आपने लिखा, इंग्लिश के बाद में वॉज वर आना चाहिए, देखिए तो आपने वॉज लगा दिया इंग्लिश के लिए। अगर ये प्लूरल होता तो वर्ब भी आ जाता, तो इंग्लिश वॉज, प्ले की थर्ड फॉर्म हुई प्लेड बाय चिल्ड्रन, इंग्लिश सॉरी प्लेड नहीं है, स्टडीड था ना, सॉरी जो वर्ब है उसी की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो स्टडी की थर्ड फॉर्म हो गई स्टडीड बाय, और लास्ट में आपने लिख दिया चिल्ड्रन, इंग्लिश वॉज स्टडीड बाय चिल्ड्रन। तो इस टाइप से आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव दिख रहा था उसका पैसिव बनाया। अब ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे एक्टिव दे दे और आपको पैसिव बनाने को ही बोले। ऐसा भी हो सकता है कभी कि आपको पैसिव दिया जाए और आपसे एक्टिव बनाने को बोला जाए। जब पैसिव से एक्टिव बनाने को बोला जाए तो आप इसका उल्टा करेंगे। बस ये ध्यान रखना, वॉज के साथ जब आपको थर्ड फॉर्म दिखे क्वेश्चन में तो फिर आपको क्या करना है, उसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव दोनों बना सकते हो। ये देखा आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब आगे बात करते हैं हम, तो अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा। जैसे एक सेंटेंस में लिख के बताऊं, सेंटेंस है ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज स्टडीइंग इंग्लिश। अब देखिएगा अगर तो ये एक्टिव वॉइस है, ही आपको सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा हुआ दिख रहा है, इज एम आर लिखा हुआ दिखा, वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने लगा दिया आईएनजी, ये जो है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। देखो इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एक्टिव में दिख रही है, तो पैसिव में क्या करोगे, इज एम आर बीइंग और वर्ब थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बस इंटरचेंज करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश को आगे लेकर आना है, इंग्लिश को आप आगे लेकर आए। अब क्या लिखोगे, इज एम आर में से कुछ तो इंग्लिश के लिए तो इज ही आएगा, इंग्लिश इज। अब क्या करना है, बीइंग लगाना है, तो अब आप यहाँ पर बीइंग अप्लाई करेंगे, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म तो स्टडीड हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय, ही पीछे आएगा तो बनेगा हिम, तो इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय हिम, इसका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस टेंस का भी बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर वॉज लिखा होता तो यहाँ भी क्या आ जाता, वॉज आ जाता, क्योंकि आप अगर इस फॉर्मूले को देखें, ये वाला देखो, यहाँ पर अगर वॉज वेर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो इधर क्या हो जाता है, वॉज वेर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रहें, या एक बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रख लें कि आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, बी वर्ब लिखते हैं, थर्ड फॉर्म, और आपको ही पता होना चाहिए कब कौन सी बी वर्ब लगानी है। बस ये दो बातें अगर आपको पता है तो आप दुनिया का कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो आप कर देंगे। ऐसे ही आपका किसका हो जाएगा, परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। जैसे होता है ही हैज़ स्टडीड इंग्लिश, तो इंग्लिश हैज़ बीन स्टडीड बाय हिम, ही हैड स्टडीड इंग्लिश, इंग्लिश हैड बीन स्टडीड बाय हिम। देखो बीन लगा रहे हो आप, तो इस टाइप से आप बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। आपके जितने भी एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हैं वो एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो कुछ एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अभी तक तो आपने जितने भी देखे वो सभी स्ट्रक्चर्स में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई दिख रही थी। कहीं आपको डू डज लिखा हुआ दिखा है, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई दिखी है, इज एम आर वॉज वेर हैज़ हैव हैड, ये सब क्या होती हैं, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर कोई मॉडल वर्ब लिखी हुई दिखे, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, तो अगर आपको ये मॉडल वर्ब्स लिखी हुई दिखती हैं तब आप क्या करेंगे, एक्टिव से आप पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। उस कंडीशन में एक्टिव से पैसिव इस प्रकार से बनता है। ध्यान दें, एक्टिव में आपका सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, सारे मॉडल वर्ब्स हैं। जो भी मॉडल वर्ब है उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म दिखा और ऑब्जेक्ट, हमेशा स्ट्रक्चर एक्टिव में है। पैसिव में आप क्या करेंगे, पैसिव में आप जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है।
जो मॉडल वर्ब है उसी को लिखें, उसके साथ आप लगा दें बी और मेन वर्ब की कर दें थर्ड फॉर्म, और बाय के साथ आप किसके ले आएँ, बाय के साथ आप ले आएँ सब्जेक्ट को। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाने का अगर मॉडल वर्ब है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही कैन डू दिस वर्क, देखो मॉडल वर्ब लिखा हुआ दिखा है कैन, ये जो था ये सेंटेंस था आपका एक्टिव वॉइस में, इसका मुझे पैसिव बनाना है। तो देखो कैन जो है ये तो मॉडल वर्ब हुआ, ही जो है ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, ये जो दिस वर्क लिखा हुआ है ये दिस वर्क है आपका ऑब्जेक्ट। क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखोगे, लिख दिया दिस वर्क, जो कैन था उस कैन को एज इट इज़ लिखिए, बी लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू जो है डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई, और बाय के साथ में हमने हिम कर दिया, यहाँ पर बाय भी आएगा। तो क्या हो गया, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, ये आपका सही सेंटेंस बना। तो ये बात ध्यान रखना आपको, अगर आपका सेंटेंस में आपको क्या लिखा हुआ दिखता है, कोई मॉडल वर्ब लिखी हुई दिखती है तो ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको लिख के बताऊँ, एक्टिव वॉइस का अगर एक सेंटेंस है, शी कैन swim this river, ये सेंटेंस लिखा हुआ है she can swim this river, ठीक है। अब ये जो swim वर्ड है, ये swim वर्ड क्या है, आपका वर्ब है, क्या swim करने की बात कर रही है, रिवर swim करने की बात है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। she जो है ये she क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो अब जब हम लोग एक्टिव से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेरा सेंटेंस किस टाइप का बनेगा, मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आऊँगी, तो सेंटेंस में कुछ इस टाइप से मैंने लिखा दिस रिवर, ठीक है। मॉडल वर्ब एज इट इज़ लिखना है, मॉडल वर्ब के साथ बी लगाना है, तो कैन को कैन लिखा, कैन के साथ में लिखा बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन बी स्विम, कैन बी स्विम स्वैम स्वम, कैन बी स्वम, थर्ड फॉर्म लिखा है मैंने। बाय शी को पीछे लाओगे तो क्या हो जाएगा, हर। ऐसे होता है, यू कैन सॉल्व दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, विल भी हो सकता है, विल भी तो मॉडल वर्ब है। जैसे वी विल स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश विल बी स्टडीड बाय अस, इस टाइप से आप सेंटेंसेस बनाते हैं, एक्टिव से आप लोग पैसिव कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मॉडल वर्ब्स वाले सिंपल सेंटेंसेस भी मैं बता चुकी हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनका कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनका एक्टिव से पैसिव होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा रिकॉल करो, जो हमने पढ़ा भी था, तो उसमें जो सेंटेंस है उसी सेंटेंस में कैसा आता है, उसमें आता है हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा होता है, तो ऑलरेडी बीन है तो आप पैसिव में फिर एक और बी नहीं लगा पाओगे ना, इसीलिए उनका बनाते ही नहीं है। तो ध्यान रखना किस किस का आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। अगर टेंस की बात की जाए तो इंडेफिनिट टेंस का बना सकते हो, कंटिन्यूअस टेंस का बना सकते हो और परफेक्ट टेंस का बना सकते हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते नहीं हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखो अब एक स्पेशल केस आया, इस स्पेशल केस में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से ना होते हुए देयर से जिनकी शुरुआत हो रही है, THERE देयर से जिनको शुरू किया, उनका एक्टिव से हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। देखो सेंटेंस अगर लिखा हुआ है देयर इज़ ए वर्क टू डू, ये देयर से सेंटेंस आपका शुरू हुआ है, इसका पैसिव कैसे बनाएं आप। देखो हमेशा ध्यान देना, एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, जैसे अगर आपको वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, किसमें, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव का है। जब आप पैसिव बनाते हो तो आप सब्जेक्ट को तो पीछे ले जाते हो, इसको क्या करते हो आप ऑब्जेक्ट को आगे लाते हो, बी लगाते हो और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देते हो, आप थर्ड फॉर्म कर देते हो, यही करते हो आप। बेसिक तो आपका यही है कि एक्टिव से पैसिव किसी को भी बनाए तो आप ऑब्जेक्ट लाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म कर देंगे। मान लो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो यहाँ पर बी के ठीक पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। मान लो यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे बी के ठीक पहले टू आ जाएगा। बी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इज एम आर है तो बीइंग लगाएंगे, वॉज वेर है तो भी बीइंग आएगा, हैज़ हैव हैड है तो BEEN बीन आता है। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देयर इज़ अ वर्क टू डू। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको मुख्य क्रिया क्या नज़र आ रही, मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको डू नज़र आ रहा है, ये हो गया मेन वर्ब। अब इससे पूछो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें कार्य करना है, एक कार्य करना है, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हुआ, ये हो गया वर्ब। आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको पैसिव बनाएं। तो जब आप पैसिव बनाएंगे, ये देयर इज में कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, तो आप क्या करेंगे, आप देयर इज को वैसे का वैसा लिखेंगे। ऑब्जेक्ट देखो आगे आना चाहिए पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट अभी आगे ही है तो उसको और आगे मत ले जाना, उसको वहीं पर लिखना।
देयर इज ए वर्क आपने लिखा, अब क्या आना चाहिए, बी के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, टू लिखा था तो टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, देयर इज ए वर्क टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, तो देयर इज ए वर्क टू बी डन, ये होगा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक। हमेशा ध्यान रखना देयर इज देयर वॉज लिखा हो तो देयर इज देयर वॉज जो है वो वैसे का वैसा आ जाता है, जहाँ पे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है वहाँ हम कर देते हैं टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, देयर वर मैनी डिशेस टू ईट, बहुत सारी डिशेस थी खाने के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, वर्ब जो है वो क्या है, ईट है, क्या ईट करने की बात हो रही है, मैनी डिशेज ईट करने की बात हो रही है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये अब आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अब मुझे एक्टिव से बनाना है पैसिव वॉइस। ये जो देयर वर है इसको एज इट इज़ लिख दो, देयर वर को हमने वैसे का वैसा लिख दिया, देयर वर ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए ना पैसिव में, तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लिख दोगे, तो देयर वर मैनी डिशेज हमने एज इट इज़ लिखा। टू ईट को क्या कर देंगे, टू बी ईटन, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहती है ना, ये देखो टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इन पैसिव में क्या करते हैं, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू बी ईटन, ठीक है। देयर वर मैनी डिशेज टू बी ईटन, ये हो गया आपका देयर से अगर सेंटेंस शुरू हुआ तो। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। यहाँ आप देख भी सकते थे, ठीक है, ये तो हो ही गया हमारा देयर वाला जो सेंटेंस था वो देयर वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम आगे अगर बढ़ें तो आगे हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जैसे अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ दिख रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में हैज़ टू हैव टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसा बनाओगे, तो इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, सॉरी ये इसमें गलत टाइप हो गया है यहाँ पर, इसका जो पैसिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव वॉइस का, इस एक्टिव का मुझे बनाना है पैसिव, तो जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगी तो स्टार्टिंग में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो हैज़ लिखा है, जो हैव लिखा है उसको लिखो, टू बी आपको लगाना है और मेन वर्ब की कर देना है थर्ड फॉर्म, ठीक है, और जो सब्जेक्ट था उसे बाय के साथ में पीछे ले आओ, तो लास्ट में आ जाता है आपका बाय के साथ सब्जेक्ट। ये काम कब किया जाता है, जब आप किसी काम को इम्फेसाइज करके बोल रहे हो कि ऐसा तो करना ही है। जैसे मैंने आपको बोला यू हैव टू पास दिस एग्जाम, तो आपको मैं इम्फेसाइज करके बोल रही हूँ कि आपको तो ये एग्ज़ाम पास करनी ही है। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये कार्य करना ही है, तो वो उस वैसे जब स्ट्रक्चर्स हो तो इस टाइप से आपको बनाना है। अब जैसे ये सेंटेंस आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये पैसिव है ना। आई जो है ये सब्जेक्ट है, पहले लिख लिया करो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टू डू वर्ब हो गया, डू वर्ब है, क्या करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य हो गया ऑब्जेक्ट। अब स्टार्टिंग में लाओ ऑब्जेक्ट, तो ये जो दिस वर्क है ये दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको लगाना है हैज़ या फिर हैव, अब इसके अकॉर्डिंग लगाते हो हैज़ हैव, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाते कि यहाँ पे हैव लगाए तो हैव लगाए। यहाँ देखिए ये जो वर्क है ये वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। यहाँ सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, यहाँ प्लूरल होता तो आप क्या लगाते, आप फिर हैव लगाते। तो दिस वर्क हैज़ आपने लिखा, टू बी आप लिखे हैज़ टू बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, यहाँ तक आ गए हम। आई के साथ पीछे आएंगे अब आप, तो बाय के साथ सब्जेक्ट आना चाहिए, तो बाय के साथ आ जाएगा आपका आई। आई तो नहीं लिख सकते, आई को क्या लिख देंगे आप मी, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस था, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी, ये बना आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। एक और देखते हैं हम भाई इसी प्रकार का, अगर जैसा होता यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम, ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम। यहाँ आप ध्यान दो, ये जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ये जो यू है, ये यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा वर्ब, और दिस एग्ज़ाम आपका है ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को देखिए, यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम, आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, आपको दिस एग्ज़ाम को आगे लाना पड़ेगा। देखो आप ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे तो दिस एग्ज़ाम आपने स्टार्टिंग में लिखा दिस एग्ज़ाम, ठीक है। हैव या हैज़ में से कुछ लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो दिस एग्ज़ाम है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ में आ जाएगा हैज़, तो दिस एग्ज़ाम हैज़ आया। टू बी के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हम क्या लगा देंगे, टू बी
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ पर पास वर्ब है तो हम पास की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आएगा पास्ड, दिस एग्जाम हैज़ टू पास्ड बाय, लास्ट में आपने लिख दिया यू, दिस एग्जाम हैज़ टू बी पास्ड बाय यू। इस तरीके का आपका सेंटेंस बनेगा जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। तो ये कैसे स्ट्रक्चर से, ये ऐसे सेंटेंसेस से जिसमें हैज़ टू, हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है एक्टिव वॉइस में। तो हैज़ टू, हैव टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको एक्टिव वॉइस में दिखे तो पैसिव में आपको ध्यान रखना है आप क्या करते हैं, हैज़, हैव, टू बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देते हो, थर्ड फॉर्म लिख देते हो। ये हो जाता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। बस ये इतनी सी बात थी, यही बात जो है यही बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस वाले स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही है अगर मान लो सब्जेक्ट के बाद में हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए। अभी आपने यहाँ पर हैज़, हैव देखा, ऐसे हो जाए हैड टू लिखा है कि जैसे पास्ट की आप बात करें कि ऐसा किया जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो उस कंडीशन में आप हैड टू, मुझे ऐसा करना था, तो हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जब लिखो, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो। ये सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में जब आप बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना है हैड, हैड के बाद में आएगा टू बी, मेन वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म और बाय के साथ में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, हैड टू बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय के साथ होगा आपका सब्जेक्ट। अब देखो ये सेंटेंस है आई हैड टू डू दिस वर्क, ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैड टू डू दिस वर्क, इसको मुझे बनाना है किसमें, पैसिव वॉइस में, आई हैड टू डू दिस वर्क। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, आई जो है वो आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, डू वर्ब हो गया यहाँ पर, दिस वर्क है मेरा ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस है मेरा एक्टिव में और इस एक्टिव को मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये जो दिस वर्क है, इस दिस वर्क को मैं आगे लाऊंगी, दिस वर्क, हैड टू डू, हैड टू डू को आप क्या लिखेंगे, हैड टू बी के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देंगे आप। तो हैड टू को आपने एज इट इज लिखा, हैड टू, बी लगाया, डू की थर्ड फॉर्म हुई डन, हैड टू बी डन। बाय के साथ आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो बाय के साथ में आप आई लास्ट में ले आएंगे, हो जाएगा बाय मी, दिस वर्क हैड टू बी डन बाय मी। ये जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा जब आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस से आपके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखें। हैड टू डू को क्या कर देते हैं आप, हैड टू बी डन कर देते हैं, हैड टू डू। तो हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा हैड टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। ये जो है इस स्ट्रक्चर को ज़रूर याद रखो। एक और सेंटेंस अगर मैं आपको बना के बताऊं, जैसे था शी हैड टू बाय दैट हाउस, बोला जा रहा है कि उसे वह घर खरीदना था, शी हैड टू बाय दैट हाउस, दैट ही लिखा है, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे बनाए हम, ये मिला मुझे सब्जेक्ट, पहले लिख लिया करिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपका आधा काम हो जाता है। दैट हाउस जो है, दैट हाउस हुआ आपका ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो दैट हाउस जो ऑब्जेक्ट है उसको आप आगे ले आएंगे, दैट हाउस आगे आया, दैट हाउस। हैड टू बाय को आपको क्या लिखना है, आपको हैड टू बाय को लिखना है हैड टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय की थर्ड फॉर्म होगी बॉट, तो इसको एज इट इज लिखें, हैड टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म है आपकी बॉट, हैड टू बी बॉट बाय, शी पीछे आएगा तो बन जाएगा हर, दैट हाउस हैड टू बी बॉट बाय हर। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये जो था इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान ज़रूर रखिए। आगे चलें तो पैसिव वॉइस में अब ये वाली चीज़ मेरी हो ही चुकी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर अब देखो, आप यहाँ पर लिखा है कि अगर भविष्य काल में इस प्रकार के आपको एक्टिव वॉइस में लिखे हुए दिखे तो भविष्य काल में बस ये हो जाता है कि जहाँ पे अभी हम हैव टू, हैज़ टू लिख रहे थे वहाँ पे विल हैव टू या फिर शैल हैव टू लिखा रहे। तो जब इस प्रकार का आपका सेंटेंस है आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव कैसा बनेगा, इतने से को ध्यान से देखो, हैव टू डू को क्या लिखोगे आप, हैव टू बी डन लिखोगे। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ले आओ, दिस वर्क जो है दिस वर्क आगे आया, दिस वर्क के बाद में जो शैल लिखा हुआ है उसी शैल को लिखो शैल। उसके बाद हैव टू डू जो है, इस हैव टू डू को आपको लिखना है हैव टू बी डन, मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है, हैव टू बी डन। अब आई को सबसे लास्ट में लाना है, तो आई को लास्ट में लाओगे तो आई हो जाएगा बाय मी। क्या याद रखना है, हमेशा याद रखो एक्टिव में जब भी आपको टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है तो आप पैसिव वॉइस में उसे कर देते हैं टू, टू के बाद में बी और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कर देना है। तो टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। वही चीज़ की देखो, टू डू जो फर्स्ट फॉर्म
फॉर्म था टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसको हमने क्या किया टू बी और वर्ब थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को ज़रूर याद रखें जब भी आपको टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई दिखे तब। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए एक और आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस लिखा हुआ दिखा, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, देखो ये ही इज़ टू डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या होता है ही इज़ टू डू दिस वर्क, इसका मतलब होता है वह ये कार्य करने वाला है। तो करने वाला है, करने वाले हैं के लिए इज़ टू, एम टू, आर टू इसका प्रयोग किया जाता है। तब आप एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, बस वही चीज़ याद रखना है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको आगे पीछे कर दोगे तो दिस वर्क स्टार्टिंग में आपका आ जाएगा, इज़ जो है वो इज़ एज इट इज़ आया, दिस वर्क इज़। टू डू को आपको लिखना है टू बी डन, टू डू हो जाएगा टू बी डन। बाय के साथ में आप लास्ट में ही को ले आएंगे तो हो जाएगा हिम, दिस वर्क इज़ टू बी डन बाय हिम। ये हुआ आपका एक्टिव और ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। जैसे अगर सेंटेंस होता, अगर मान लीजिए लिखा होता आई एम टू डू दिस वर्क, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क, ये हुआ मेरा सब्जेक्ट। टू डू आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्या करने की बात है, दिस वर्क को करने की बात है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, बचा बनाइए दिस वर्क। अब एम टू लिखना है तो वर्क के लिए तो आप एम नहीं लगा सकते ना, एम की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज। तो दिस वर्क इज लिखा। टू डू को आप क्या लिखोगे, टू बी डन, और बाय के साथ में आई आ जाएगा तो वो बन जाएगा बाय मी, दिस वर्क इज़ टू बी डन बाय मी। तो ये जो था ये था आपका एक्टिव वॉइस और ये जो है ये है आपका पैसिव वॉइस। तो ये जो है इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, एम टू बी, हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। यही वॉज वेयर के साथ पे भी सिमिलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कैसा बनता है। हमने बाकी सारी बातें कर ली, अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए कि हम सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस में कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए दिखे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जब लिखे हुए दिख रहे हैं, तो उनका आप लोगों को पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो चीज़ हम देखते हैं। हम देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आपके WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो दोनों का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका देखेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस में लिखा हुआ है डज ही हेल्प यू, ये सेंटेंस लिखा हुआ है डज ही हेल्प यू। अब थोड़ा सा दोबारा से वो टेबल को दिमाग में लाओ। यहाँ पर मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की टेबल वो लिख रही हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी भी थी और आपको बोला था कि आप नोट डाउन करो। वो टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए जब भी आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बना रहे हो। पहला उसमें क्या था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर जब भी आपको डू या फिर डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाते हो वो कैसे बनाते हो, आप इज एम आर लगाओगे। इज एम आर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये था आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। दूसरा था कि अगर मान लीजिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे या फिर आपको डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ दिख जाए, इसका जो पैसिव वॉइस बनाना है वो पैसिव वॉइस आप बनाएंगे वॉज वर्ब के साथ, आप कर देंगे वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ हो जाता है इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म। जब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हो जाएगा वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो कंडीशन थी उस थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि अगर यहाँ पर आपको इज एम आर या फिर वॉज वर्ब इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लिखी हुई दिखती है, इसका पैसिव आप कैसे बनाते हैं, जो है इज एम आर या फिर जो वॉज वर्ब लिखा हुआ है तो इज एम आर या फिर वॉज वर्ब जो भी है उसके साथ में आप लोग लगाएंगे बीइंग और बीइंग के साथ में आप वर्ब की कर देंगे थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर वॉज वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING को आप कर सकते हैं इज एम आर वॉज वर्ब बीइंग और वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, फोर्थ जो कंडीशन है वो फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ दिखे हैज़, हैव या फिर हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा कि हैज़, हैव या फिर हैड आपने लिखा, उसके बाद आपने लगा दिया बीन, और बीन के बाद में जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की कर दी थर्ड फॉर्म। तो ये है 4 कंडीशन, ये 4 कंडीशन ज़रूर दिमाग में रखो। अब देखो एक एक करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं मन से एक सेंटेंस दे रही हूँ, जैसे सेंटेंस है डू यू कंप्लीट योर वर्क, ये सेंटेंस है डू यू कंप्लीट योर वर्क। अब जैसे ही सेंटेंस मिले ना वैसे उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना आपको हमेशा, तो लिख देते हैं। चलिए ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव में ये जो है कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया वर्ब। अब पूछो इससे क्या कंप्लीट करने की बात है, वर्क कंप्लीट करने की बात है, तो ये जो योर वर्क है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कौन कर रहा है वर्क को कंप्लीट, तो यू कर रहे हो, ये यू हो गया सब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब ध्यान दो, डू के साथ आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई दिख रही है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो देखो डू के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो, मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, इज एम आर में से कुछ आना चाहिए। तो मैं ये जो डू है ना इसकी जगह मैं लिख देती हूँ या तो इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा, ठीक है। अब देखो ये यू यहाँ नहीं लिख सकता, आप ऑब्जेक्ट को आगे लाते ना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर वर्क लिखेंगे, योर वर्क, ये पीछे जाएगा लास्ट में। अब क्या आना चाहिए, देखो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की, तो ये जहाँ पे वर्ब लिखा हुआ था ना उसी के नीचे मैं क्या कर दूँ, वर्ब की लिख दी मैंने थर्ड फॉर्म। इज एम आर योर वर्क कंप्लीटेड, सब्जेक्ट पीछे आएगा तो बाय के साथ लिखोगे, तो बाय के साथ क्या आ गया, यू आ गया। क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट बाय के साथ पीछे चला जाता है, और बीच की जो वर्ब है उस वर्ब को इस प्रकार से आप लोग चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे तो नहीं लिख सकते, अब हमें दिमाग लगाना है कि इज एम आर में से कोई एक ही रखना है भाई हमें, तो क्या रखें, आपको ये देखना है कि ये जो योर वर्क है इस योर वर्क के साथ इसमें से क्या सही लग रहा है, इज योर वर्क होना चाहिए, एम योर वर्क या फिर आर योर वर्क। देखो ये सिंगुलर है तो इज आना चाहिए था, एम तो केवल आई के साथ आता है, तो अब सेंटेंस सही बना, इज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू। ये हो गया इस एक्टिव वॉइस का करेक्ट पैसिव वॉइस। इस तरीके को आपको अप्रोच को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस में यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये तो इज एम आर से स्टार्ट था, वॉज वर्ड से स्टार्ट करती हूँ, वॉज ही स्टडिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस है, वॉज ही स्टडिंग इंग्लिश। क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपको वर्ब क्या नजर आ रही है, स्टडिंग वर्ब है। क्या स्टडी करने की बात है, इंग्लिश स्टडी करने की बात है, तो इंग्लिश हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। कौन स्टडी कर रहा है, ही स्टडी कर रहा है, तो ये जो ही है ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, अब जब पैसिव वॉइस हमें बनाना है, सबसे पहले तो देखो वॉज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखी आपको, कहाँ दिख रहा है वॉज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये दिख रहा है, वॉज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉज या फिर वर आएगा, बीइंग को यहाँ नहीं लिखना, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म किसके नीचे आएगा, इस वर्ब के नीचे आएगा। पहले तो मेरे को क्या करना है, इस ही को लिखना है, इस ही को तो नहीं लिख सकते, अब मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट लिखूंगी यहाँ पर, तो वॉज वेयर के बाद में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ पे ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगे ना इसकी जगह पे लिख दो बीइंग और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो आप कैसे लिखेंगे, बीइंग स्टडीड आपने लिखा, वॉज बीइंग स्टडीड, और ये जो सब्जेक्ट बचा था इसको पीछे ले जाओ तो ही क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसको हटाएं, वॉज वेयर में से क्या आना चाहिए, इंग्लिश के साथ आ जाएगा वॉज, तो सेंटेंस बना वॉज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय हिम। ये अप्रोच आप एग्जाम में हमेशा अपनाइएगा तो आपका हर सेंटेंस सही होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस देखें, ऐसे ही आपके WH वर्ड के भी हो जाते हैं। देखिए डज ही हेल्प यू लिखा हुआ था, ये जो हेल्प है ये हेल्प वर्ब है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और ही क्या हुआ, ही हुआ सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना है, देखो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इस यू को आप आगे लिखोगे, यू के लिए क्या आया, आर आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपने हेल्प की थर्ड फॉर्म लिख दी हेल्प्ड, बाय के साथ में आपने सब्जेक्ट कर दिया तो ही को पीछे लेकर जाओगे तो हिम हुआ। वही रूल वही फंक्शन सब कुछ वैसे का वैसा अप्लाई हुआ है। क्या क्या ध्यान रखेंगे, बस इस बेसिक स्ट्रक्चर को, ये जो है स्टेबल को याद रखें, और बेसिक याद रखें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे जाता है तो सब ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाता है, जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ में पीछे चला जाता है, इंटरचेंज हो जाती है दोनों की पोजीशन। इस तरीके से इस अप्रोच को आप हमेशा ध्यान रखिए तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, जो अभी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है ये सब देख चुके हैं। अब देखो, अगर मान लो आपको एक्टिव वॉइस में शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट मतलब कोई मॉडल वर्ब लिखा हुआ दिख रहा है, तब हम क्या करें? ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक और बात मैं बताती हूँ। वहाँ पर 4 नियम तो आपने हेल्पिंग वर्ब वाले देख लिए। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको एक्टिव वॉइस में शैल लिखा हुआ दिख रहा है, विल, कैन, कुड, मे, माइट कोई भी मॉडल वर्ब है दुनिया का, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो मॉडल वर्ब लिखी है, शैल, विल, कैन, मे, माइट, जो भी मॉडल वर्ब है उसको लिखो। बस यहाँ पे आपको बी लिखना है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कर देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे मैंने बोला, कैन यू स्टडी मैथ्स, क्या तुम मैथ्स पढ़ सकते हो? ऐसा मैंने बोला, क्या तुम मैथ्स पढ़ सकते हो? ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखो। सबसे पहले ये जो स्टडी है ये वर्ब है, क्या पढ़ने की बात है? ऑब्जेक्ट मैथ्स हो गया। यू जो है ये यू क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, कैन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, कैन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो कैन भी थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो कैन की प्लेस पर तो कैन ही आएगा। मैंने कैन लिखा है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो जो है उसको वैसे ही लिख दो। अब यहाँ मैं सब्जेक्ट नहीं लिख सकती, मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो कैन के बाद मैंने लिखा मैथ्स ऑब्जेक्ट, कैन मैथ्स। अब क्या लिखना है? बी लगाना है, तो मैंने लगाया यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी? थर्ड फॉर्म, कैन मैथ्स बी स्टडीड, और यू को पीछे ले जाओगे तो वो चला जाएगा बाय के साथ, कैन मैथ्स बी स्टडीड बाय यू। ये हो गया आपका बेसिक, ये था एक्टिव वॉइस और ये था आपका पैसिव वॉइस। तो अगर मॉडल वर्ब्स हैं तो मॉडल वर्ब्स में आपको ये वाली जो कंडीशन है इस कंडीशन को याद रखना है। वही चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है, देखो, कैन ही डू दिस वर्क, कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम, विल यू टीच द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय यू, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी टॉट बाय यू। ये बेसिक आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाने में। ठीक है, अब बात करें कि अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ तब हम क्या करेंगे। जैसे पहले तो मैं सिंपल सेंटेंसेस बताती हूँ, उसके बाद मैं इस नियम पर आऊँगी। जैसे अगर सेंटेंस है वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। अब वो बेसिक जो टेबल है उस टेबल को अपने सामने रखिए, तभी ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा एक्टिव से पैसिव का। ये एक्टिव है, इस एक्टिव से मैं क्या कर रही हूँ? पैसिव बना रही हूँ। मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप बस दिमाग में उसको रखो या फिर कॉपी के सामने उसको रख लो। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखो, यू हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? वर्ब है स्टडी, क्या पढ़ने की बात है? तो इंग्लिश पढ़ने की बात है, इंग्लिश हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया मुझे, वर्ब मिल गया मुझे, ऑब्जेक्ट मिल गया। हमेशा ध्यान दीजिए, ये जो WH वर्ड है ना वो वैसा है, वो वैसे ही आ जाएगा। व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे वर्ड जब भी लिखे हुए हों, हाउ लिखा हुआ है तो उसको वैसे का वैसा लिख देना। अब आप देखो, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया ना, तब ये सारी चीज़ें करते हैं। जो WH वर्ड है उसको हमने वैसे का वैसा लिखा। अब देखो, आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING दिख रहा है, तो जब आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING होता है तो आप क्या करते हैं? इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज एम आर में से कुछ आना चाहिए। अभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं तीनों लिख देती हूँ, इज एम आर में से कुछ आएगा। ठीक, यू यहाँ नहीं आएगा, पहले क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो आप ले आओ ऑब्जेक्ट को आगे, इंग्लिश। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाना है। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? बीइंग लिखेंगे। स्टडी की थर्ड फॉर्म होगी आपकी स्टडी, बीइंग स्टडीड। बाय के साथ में पीछे आ गया सब्जेक्ट, तो बाय यू हो गया। अब देखो, अब इसमें से मुझे एक रखना है भाई, तो मैं किसके अकॉर्डिंग रखूंगी? जो ठीक बाद में लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश लिखा हुआ, इंग्लिश एक वचन होता है, एक वचन होता तो इस आ जाएगा। कैसा होगा? व्हाई इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। ये हो गया मेरा एक्टिव से पैसिव वॉइस। यहाँ पे व्हाई, वेयर होता तब भी आप ऐसे ही कर देते। अगर मान लो वेयर इज इंग्लिश स्टडीड बाय यू, वेयर आर यू स्टडिंग इंग्लिश होता तो हो जाता वेयर इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, जब आपका WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो तब आपको ये करना है। एक सेंटेंस और बना के बताते हैं। जैसे सेंटेंस है व्हेन विल यू प्रैक्टिस मैथ्स
किसी ने आपसे पूछा कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस कब करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हेन विल यू प्रैक्टिस मैथ्स, कि आप मैथ्स का अभ्यास कब करेंगे, गणित का अभ्यास कब करेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो प्रैक्टिस वर्ड है ये प्रैक्टिस वर्ब हो गया आपका। क्या प्रैक्टिस करने की बात हो रही है, तो मैथ्स प्रैक्टिस करने की बात हो रही है। ये मैथ्स ऑब्जेक्ट हो गया। कौन प्रैक्टिस करेगा, यू प्रैक्टिस करेगा। तो ये जो यू है, ये यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने बताया WH वर्ड एज इट इज़ लिख देते हैं, तो आपने व्हेन को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखो विल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, मॉडल वर्ब का दिमाग में लाओ। विल, शैल, कैन होता था तो बी लगा देते थे तो थर्ड फॉर्म कर देते थे। अभी विल तो विल ही रहेगा, व्हेन विल। अब इस यू को नहीं लिख सकती यहाँ पे मैं, मुझे किसको लिखना, ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो व्हेन विल मैथ्स लिखा आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो बी के साथ प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म हो गया प्रैक्टिस्ड। बाय के साथ में यू जो है वो पीछे हो जाएगा, व्हेन विल मैथ्स बी प्रैक्टिस्ड बाय यू। इस तरीके से आपको एक्टिव से बना देना है पैसिव वॉइस। अगर WH वर्ड होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कोई दिक्कत नहीं आई, वैसे का वैसा आपने देखा हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हुआ और WH वर्ड से भी स्टार्ट हुआ। अब दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब यहाँ पे हु लिखा रहता है। अभी मैंने बोला व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट लिखा हुआ है तो ऐसे ही बन जाता है। जब हु लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे, तो जब हु लिखा हुआ है उसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो हु वाले सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है हु टीचेस इंग्लिश हियर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हु टीचेस इंग्लिश हियर। सेंटेंस है यहाँ इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब ध्यान दो, मैंने आपको बोला कि पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है कि सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। ये पहली स्टेप है हमारी। अब देखिए यहाँ पे वर्ब देखते हैं भाई, तो टीचर्स जो है वो वर्ब है। क्या पढ़ाने की बात हो रही है, इंग्लिश पढ़ाने की बात हो रही है। तो ये जो इंग्लिश है ये हो गया ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहा है इस इंग्लिश को, ये इस इंग्लिश को कौन पढ़ा रहा है ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, एक्शन कौन कर रहा है। जब हु लिखा रहे ना तो उस हु को ही मुझे क्या मानना है, उस हु को ही मुझे सब्जेक्ट मानना है। ठीक है, अब ये सेंटेंस किस में दिया हुआ, मेरे को एक्टिव में दिया हुआ, मुझे इसको किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है। अब देखो आप अभी तक क्या कर रहे थे, जो WH वर्ड था उस WH वर्ड को वहीं पर रख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, हु को हमने वैसे ही रखा। लेकिन पैसिव वॉइस में ये भी तो होता है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसके पहले बाय लग जाता है। तो मैं यहाँ भी क्या कर दूंगी, मैं यहाँ भी लगा दूंगी बाय हु। अब बाय के साथ में हु नहीं आ सकता, बाय के साथ में क्या आता है, हुम आता है। ऐसा क्यों होता है, वो प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था ना उसको थोड़ा सा रिकॉल करो। हमने वहाँ पे देखा था हु होता है सब्जेक्ट के लिए और हुम होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आया, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। बस ये ध्यान रखो, जब हु लिखा होता है ना तो उसको क्या लिख देते हैं, बाय हुम। बाकी सब जैसा होता है तो वैसे ही करते हैं। अब बाय हुम लिखा, अब देखो, अब बाय होम तो आपने लिख दिया, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे टीचर्स लिखा हुआ है, मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हो आप उसको कन्वर्ट करते हो इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में, है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसके ठीक बाद में इज एम आर में से कुछ लिखना है। तीनों लिख देती हूँ, फिर मैं देखूंगी क्या सही आएगा। तो इज एम आर लिखा मैंने। अब ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में जाता है पैसिव में, तो मैं इंग्लिश को पहले लिखूंगी, बाय होम इंग्लिश, इज एम आर इंग्लिश। ठीक है, अब देखो क्या करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म लिखनी है मुझे। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है। लास्ट में जो हेयर बचा, इस हेयर को एज इट इज लिख दीजिए, बाय होम इज एम आर इंग्लिश टॉट हेयर। अब मुझे इसमें से कैंसिल करना है, तो मैं कैसे कैंसिल करूंगी, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इंग्लिश सिंगुलर है ना, तो क्या आ जाएगा, इज। तो बाय होम इज इंग्लिश टॉट हेयर। ऐसा जो सेंटेंस है ऐसा मेरा सेंटेंस बनेगा। एक और देखते हैं हम, एक और भी और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक्टिव में सेंटेंस दूँ, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। बोला जा रहा है क्रिकेट कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। चलो बनाते हैं पैसिव। सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जो प्लेइंग है ये प्लेइंग वर्ब हो जाएगा। क्या खेलने की बात है, क्रिकेट, ये क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। जब भी हु लिखा हो ये हु को सब्जेक्ट मानते हैं। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं, बाय लगाया, हु को चेंज किया तो बन गया हुम। ठीक है, अब मुझे लिखना है यहाँ पर इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिख रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी ना। तो अब देखो इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, तो पैसिव में आप क्या कर देते हो, इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म करते हो। तो पहले तो इज एम आर लिख दे।
अब यहाँ पे हम बीइंग नहीं लिखते थे, अब क्या लिखते थे, आप ऑब्जेक्ट लाते हो पहले आगे, तो अब ऑब्जेक्ट लिखो, बाय होम इज एमआर क्रिकेट। अब क्या लिखना है, बीइंग लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। इस सीक्वेंस को जरूर याद रखना कि पहले आप बाय होम लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीइंग लिखते हैं और फिर मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म करते हैं। आप देखो क्रिकेट के लिए इज एमआर में से क्या लगना चाहिए भाई, इज लगना चाहिए, तो सेंटेंस बन गया बाय होम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। ठीक है, तो ये हु में थोड़ा सा एक्सेप्शन केस था, तो इस एक्सेप्शन केस को आप ज़रूर याद रखिए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, जैसे देखो हु हैज़ डन दिस वर्क, बाय होम हैज़ दिस वर्क बीन डन। देखो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगी, हैज़ बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म में, एक्टिव से पैसिव जब हमने बनाया। बस एक बात याद रखना कि पैसिव वॉइस जो है, उस पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर मेन वर्ब लिखते हैं, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट को और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर की थी। देखो हमने क्या किया था, पहले लिखा था ऑब्जेक्ट को और उसके बाद हम किसको ले गए थे, वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ भी पहले लिखा ऑब्जेक्ट को और फिर उसके बाद ले गए थे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, ये व्हेन वाई हूँ हाउ वाला मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, जैसा मैंने बताया ये वैसे का वैसा होता है, तो इसमें आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी मैं पूरी तरीके से आपको बता चुकी हूँ। तो अभी तक क्या क्या देख लिया हमने, तो एक्टिव पैसिव वॉइस की अगर बात की जाए, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में अभी तक हमने देखे, पहले तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स देखे, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर्स एफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे। उसके बाद हमने ये देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे करते हैं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या बचा है, तो अब बस ये पार्ट बचा हुआ है कि आप इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्जन करोगे। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस की अगर बात की जाए, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। इंपरेटिव होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम इनको देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस किसको बोला जाता है, जो इच्छा सूचक वाक्य हैं, इच्छा सूचक वाक्यों को बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये 3 प्रकार के आपके वाक्य होंगे। पहला जो होते हैं वो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं, जिसमें आप किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं। सेकेंड प्रकार के जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एडवाइस या फिर सजेशन वाले, जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं। और थर्ड जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो निवेदन वाले होते हैं, जिसमें आपने किसी से रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब एक एक करके हमें देखना है कि अगर ऑर्डर में इंपरेटिव सेंटेंस आया तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है, अगर एडवाइस वाला आया तब हम क्या करते हैं, और रिक्वेस्ट अगर लिखी हुई है तब हमें क्या करना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑर्डर पे। अगर आपने किसी को निर्देश दिया, किसी को आदेश दिया, तो उस कंडीशन में आप ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ओपन द डोर, ये दोनों ही क्या हो गए, एक प्रकार से ऑर्डर हो गए। एक बेसिक स्ट्रक्चर में लिख के बताती हूँ, आप हमेशा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो। यहाँ पे सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ओपन द डोर। आप सामान्यतः जब किसी को ऑर्डर देते हैं, सामान्यतः नहीं हमेशा ही, जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं बोलते कि तुम ऐसा करो, हम जनरली ऐसा बोलते थे ऐसा करो। जैसे मुझे बोलना है कि फ़ैन को ऑन करो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी तुम फ़ैन ऑन करो, मैं बोलूँगी फ़ैन ऑन करो। मुझे बोलना है दरवाज़ा खोलो, तो मैं बोलूँगी तुम दरवाज़ा खोलो, नहीं दरवाज़ा खोलो, बस इतना होगा। तो ये जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं, इनमें एक्टिव में आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ दिखेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको हमेशा अप्लाइड दिखेगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखेगा। वही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। ये जो ब्रिंग है, ये ब्रिंग क्या है, ये ब्रिंग है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और क्या लाने की बात की है, तो अ ग्लास ऑफ वाटर लाने की बात की है। ये अ ग्लास ऑफ वाटर जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे देखिए ओपन द डोर में ओपन जो है ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। क्या ओपन करने की बात की गई, द डोर, तो ये जो द डोर है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, तब आप पैसिव कैसे बनाते हैं इसको आप नोट डाउन कर लें। 2 प्रकार से पैसिव बनता है, सुन के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला दरवाज़ा खोलो, ये एक्टिव वॉइस था। अब मुझे बोलना है पैसिव में, तो मैं बोलूँगी दरवाजे को खोला जाए। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव में मैं बोलूँगी तो बोलूँगी 1 गिलास पानी लाया जाए। तो अब इसको पैसिव में लिखते कैसे इंग्लिश में, आप स्टार्टिंग में लिखते हैं लेट, ऐसा किया जाए को आप क्या लिखते हैं, लेट। अब देखो आपने क्या देखा अभी तक कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, बी वर्ब लगता है और वर्ब थर्ड फॉर्म, बस वही यहाँ पे कर देना, लेट स्टार्टिंग में लगाना है। जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ लिखिए। यहाँ पर आएगा बी ही लिखना है और कुछ भी नहीं लगाना। और जो वर्ब है इस वर्ब को लास्ट में लिख के कर दीजिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म।
अगर कुछ एडिशनल वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उन एडिशनल वर्ड्स को यहाँ पे जमा दो लास्ट में। बस इतना सा आसान सा रहता है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो पैसिव में हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, बी लगाएंगे और मेन वर्ब की कर देंगे थर्ड फॉर्म। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि ऐसा करो, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि एक गिलास पानी लाओ, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि दरवाजे को ओपन करो। तो तुम्हें आदेश दिया जाता है कि को आप क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर कमांडेड टू, और जो है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर जब आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है किसी भी सेंटेंस को। अब हम लोग अप्लाई करते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट सेंटेंस को देखो, मैं एक्टिव में फिर से यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आप अरेंज अच्छे से कर पाएँ और उसको इमेजिन कर पाएँ। लिखा हुआ है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख लो। वर्ब क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग वर्ब है। क्या लाने की बात हो रही है, अ ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो ये जो अ ग्लास ऑफ वाटर है ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो ऑब्जेक्ट मेरा आगे आएगा लेकिन उसके पहले लेट लगेगा, तो मैंने लगाया यहाँ पर लेट। अब मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट पूरा लिख दो। अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए बी, तो आपने लिखा बी। वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ब्रॉट हो जाता है। ये बन गया मेरा एक्टिव से पैसिव वॉइस। कितना आसान था। ऐसा ही मैं इसका ऐसा भी बना सकती थी, अब मैं ये तो और ज़्यादा आसान हो जाता है कि आपको सिर्फ लिख देना है स्टार्टिंग में यू आर ऑर्डर्ड टू। ऑर्डर टू की जगह आप यू आर कमांडेड टू भी बोल सकते थे। ये जो पूरा सेंटेंस है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये हुए आपके दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर्स और उसके साथ साथ आपने एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, अब इसको बनाएंगे हम लोग। आई होप ये वाली बात समझ में आई। देखो ध्यान से एक बार, और क्या किया, ऑब्जेक्ट को आगे लिखा, बी लगाया आपने, जो वर्ब था उस वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और यहाँ पर तो आपने केवल अप्लाई किया है यू आर ऑर्डर टू या फिर यू आर कमांडेड टू, और जो पूरा सेंटेंसेस था उसको वैसे का वैसा लिख दिया। आई होप समझ में आया। अब मैं इसका दूसरा जो सेंटेंस है उसका मैं आपको पैसिव वॉइस यहाँ पर बना के बताती हूँ। जैसे सेंटेंस था मेरा एक्टिव वॉइस में, ओपन द डोर। अब यहाँ पर आप देखें तो ओपन जो है ये वर्ब है, क्या ओपन करने की बात है, द डोर, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पैसिव जब आप इसका बनाएंगे तो पैसिव कुछ इस टाइप से बनेगा कि द डोर आपने आगे लिखा, लेकिन द डोर के पहले आपको क्या लिखना है, लेट लिखना है। तो लेट लिखा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद में आ गया द डोर। द डोर के बाद में आप बी लगाएंगे और ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। लेट द डोर बी ओपनड। ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। दूसरे टाइप से कैसे बन सकता है, दूसरे टाइप से बन सकता है यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर कमांडेड टू, और पूरा सेंटेंस एज इट इज़, यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर कमांडेड टू ओपन द डोर। ठीक है, ये होता है एक्टिव और ये होता है इसका पैसिव। तो आसान सा ही है। आई होप ऑर्डर वाले सेंटेंसेस तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गए। आगे वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी, वही लिखा हुआ है। लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लिखोगे बी के साथ थर्ड फॉर्म, नाउन मतलब ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखिए। अब जो अगला है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको इंपरेटिव सेंटेंस में किसी ने रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, आपको पता कैसे पड़ता है कि किसी ने रिक्वेस्ट की, आपको रिक्वेस्ट तब पता पड़ती है जब सेंटेंस में लिखा हो प्लीज़ या फिर काइंडली। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि एक्टिव वॉइस में आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्लीज़ या फिर काइंडली, तो आपको इस बात का इशारा हो जाना चाहिए कि तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली लिखा होगा। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी दिखेगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज़ जो हुआ वो हुआ, ब्रिंग वर्ब हो गया, मी ए ग्लास ऑफ वाटर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मुझे बनाना है पैसिव वॉइस। तो रिक्वेस्ट का पैसिव वॉइस केवल एक ही टाइप से बनता है। आपको बस स्टार्टिंग में लिख देना है, आपसे निवेदन किया जाता है, तुमसे निवेदन किया जाता है कि, तो आपसे निवेदन किया जाता है कि को आप बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, अब यू आर रिक्वेस्टेड टू में प्लीज़ और काइंडली तो इंक्लूडेड हो गया। जो बचा हुआ है इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी,
जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बनता है प्लीज़ या काइंडली से जब भी सेंटेंस शुरू हो तो आप स्टार्टिंग में लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो वर्ब है उस वर्ब को लिखना है, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिख देना है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है प्लीज़ गिव दैट बुक, कृपया वो पुस्तक दें, कृपया वो किताब दें। यह एक्टिव वॉइस था। एक्टिव से हमें इसे फॉर्म करना है पैसिव वॉइस में। गिव जो है ये गिव है आपका वर्ब, क्या देने की बात है, दैट बुक देने की बात है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, पूरा एज इट इज लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गिव, लास्ट में आ गया आपका दैट बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव दैट बुक। ये हुआ आपका एक्टिव और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। एक और सेंटेंस अगर हम देखें, अब एक काइंडली वाला सेंटेंस देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हमारी आदत होती थी, हम बचपन में जब भी एप्लीकेशन लिखते थे तो एक फेवरेट सेंटेंस था काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। काइंडली लिखा हुआ है ग्रांट मी वन डे लीव, क्या करना है, स्टार्टिंग में बस आपको लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे निवेदन किया जाता है, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो, बस काइंडली को हटा देना क्योंकि काइंडली तो इसमें इशारा हो ही गया उसके बारे में, तो पूरा एज इट इज लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी वन डे लीव। वन डे लीव होता है, वन डे लीव, 2 डे लीव, 2 डेज लीव, तो वैसा हो जाता, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। ये होता है बेसिक सा, जब रिक्वेस्ट आपको सेंटेंस में दी हुई हो तब। तो ये था बेसिक। देखो प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका पैसिव कैसा हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वही चीज़ लिखी हुई है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये था आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे लास्ट में कि अगर आपके सेंटेंस में एडवाइस दी जाए, 3 टाइप के इम्परेटिव थे, तो 3 टाइप के इम्परेटिव्स में हमने सबसे पहले देखा कि अगर ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद हमने रिक्वेस्ट वाले देखे। अब जो लास्ट इम्परेटिव बचे हैं वो लास्ट इम्परेटिव है कि मान लीजिए किसी ने आपको एडवाइस दी है सेंटेंस में, तब आप क्या करेंगे। तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख के बताती हूँ। एक्टिव वॉइस में मान लीजिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सेंटेंस है जैसे डू योर वर्क प्रॉपरली, ये सेंटेंस है। कोई आपको एडवाइस दे रहा है, आपकी मम्मी आपका एडवाइस दे रही है कि अपना कार्य अच्छे तरीके से करो, प्रॉपरली करो, ठीक तरीके से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। अब ये एक्टिव वॉइस में आपको एडवाइस नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको ऑर्डर का कहीं से कहीं तक बोध नहीं हुआ, तो ये जो सेंटेंस है ये एडवाइस वाला सेंटेंस है। अब जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई ऐसा मॉडल वर्ब होता है क्या जिसका प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने, जिसका प्रयोग किया जाता है एडवाइस देने के लिए? बिल्कुल होता है, शुड। जैसे मुझे बोलना है कि आपको ताज़े फल खाने चाहिए, ये एक प्रकार की एडवाइस हुई। मैं क्या बोलूँगी, यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, वहाँ पर भी मैंने शुड लगाया। तो जब भी हम एडवाइस देते हैं तो एडवाइस देने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। तो इसका जो पैसिव बनेगा उसमें आपको शुड ही लगाना है। आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, आपको उसके बाद में लगाना है शुड, शुड के बाद में बी, और जो भी आपका मेन वर्ब है ना उस मेन वर्ब की कर दीजिए थर्ड फॉर्म। देखो डू योर वर्क प्रॉपरली लिखा था, पहले लिखो ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड भी लिखो और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म कर दो। अब इसमें देखो जो ये डू है, ये डू था आपका वर्ब, क्या करने की बात है, योर वर्क करने की बात है, ये ऑब्जेक्ट। प्रॉपरली ने क्या का जवाब नहीं दिया तो उसको आखिरी में रखा रहने देना। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाओ तो आ गया योर वर्क, शुड भी लिखना है आपको तो आपने लिख दिया शुड बी, डू की थर्ड फॉर्म लगाना है शुड बी डन, लास्ट में जो बचा उस लास्ट को एज इट इज लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, एडवाइस देने के लिए शुड का प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या कर देते हैं, हम शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक और पैसिव वॉइस इसका बन सकता है, आपको सलाह दी जाती है कि, आपको सुझाव दिया जाता है कि। तो दूसरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे हम बोल रहे थे ना यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वैसे ही यहाँ पर हो सकता है यू आर एडवाइज्ड टू। पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा, जो वर्ब लगी है वो वर्ब, जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो ऑब्जेक्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। तो इसको आप कैसे बना सकते थे, इसको आप इस प्रकार से ऐसे बना सकते थे, यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर यू आर सजेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, डू योर वर्क, और लास्ट में आ गया प्रॉपरली।
यू आर एडवाइज्ड टू या फिर यू आर सजेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली। ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाना चाह रहे हैं किसी भी एडवाइस वाले सेंटेंस को। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ओबे योर टीचर, देखिए यही चीज़ अप्लाई हुई है। ओबे जो है ओबे वर्ब है, किससे ओबे करने की बात है, योर टीचर को। योर टीचर ऑब्जेक्ट हो गया। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में लिखना है, तो योर टीचर आपने स्टार्टिंग में लिखा योर टीचर। फिर आपको शुड भी लगाना है, देखो आपने शुड भी लगाया। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म करनी है तो ओबे की थर्ड फॉर्म हो जाती है ओबेड, तो योर टीचर शुड बी ओबेड आपका हो गया पैसिव वॉइस। दूसरे तरीके से आप ऐसे इसको बना सकते थे यू आर एडवाइज्ड टू या फिर यू आर सजेस्टेड टू, और पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाता ओबे योर टीचर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं जब भी आपको ये समझ में आए कि किसी सेंटेंस में आपको क्या दिया गया है, एडवाइस दी गई है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, वॉक स्लोली, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली, गो आउट, यू आर ऑर्डर टू गो आउट। तो आपको पहचानना पड़ेगा देख के कि कहाँ पर रिक्वेस्ट है और कहाँ पर आपका सेंटेंस एडवाइस वाला है, कहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। अब देखिए पैसिव ऑफ इनडायरेक्ट एडवाइस, कमांड या फिर रिक्वेस्ट। जब भी इनडायरेक्ट एडवाइस, कमांड या फिर रिक्वेस्ट दिया जाए, जैसे आई एडवाइज हिम टू हैव अ मॉर्निंग वॉक, मैंने उसे एडवाइस किया मॉर्निंग वॉक लेने के लिए, तो ही वॉज एडवाइज टू हैव अ मॉर्निंग वॉक। वी हैव ऑर्डर्ड देम टू वेकेट द फ्लैट, दे हैव बीन ऑर्डर्ड टू वेकेट द फ्लैट। हालांकि ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, ज़्यादातर आपसे डायरेक्ट एडवाइस वाले ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में उन्होंने किया क्या, आई एडवाइज्ड हिम, इतने को देखिए आप, आई एडवाइज्ड हिम। आई जो है वो सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड वर्ब है और हिम है आपका ऑब्जेक्ट। अब जब इतने को पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप ऑब्जेक्ट आगे लिखोगे। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, आ गया। आई जो है वो आई कहाँ पर जाना चाहिए, लास्ट में। आई को लिखना हालांकि कंपलसरी नहीं है, जो बाकी का बचा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, टू हैव अ मॉर्निंग वॉक आपने वैसे लिख दिया। ऐसे देखो वी हैव ऑर्डर्ड देम टू वेकेट द फ्लैट, हैव ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड जो है ये ऑर्डर्ड वर्ब है, किससे ऑर्डर किया, देम को ऑर्डर किया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपको क्या करना है, देम को आगे लाओगे दे। हैव ऑर्डर्ड कैसे चेंज हो जाएगा, हैव बीन ऑर्डर्ड, आपने वो टेबल देखी ही है। उसके बाद जो लास्ट में बचा उस लास्ट वाले को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। तो इसमें कुछ नया नहीं था, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वही चीज़ है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से नहीं बताया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेट द स्टूडेंट्स बी टॉट बाय मी, लेट देम डू दिस सम। ठीक है, समवन हैज़ बीटन हिम। अच्छा अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जब अब पैसिव वाक्यों में घटनाएं महत्वपूर्ण हो ना कि घटनाओं को करने वाले लोग, तो बाय प्लस एजेंट को हटा दिया जाता है। बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि मान लीजिए कभी कोई पैसिव वॉइस, इस टाइप का पैसिव वॉइस आपको दिया गया है, एक्टिव से आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, और एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस वर्ब को देख के समझ में आ रहा है इसको किसने किया होगा, तो सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता। मतलब जनरली मान लो कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको समवन, नोबडी, पुलिस, जज, पीपल, मैन, टीचर, क्लीनर, ऐसे वाले आपको सब्जेक्ट्स लिखे हुए दिखे जिनसे आपको समझ में आ रहा है कि जो क्या क्रिया करते हैं, जैसे टीचर पढ़ाता है, अब कहीं पर पढ़ाना क्रिया लिखी है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा बोलें कि टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, बस हम ऐसा बोल सकते हैं कि पढ़ाया गया। समझ में तो आई गया ना, वो टीचर के द्वारा। किसी ने मेरा बैग चुरा लिया तो मेरा बैग चोरी हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने चुरा लिया, किसी के द्वारा को लिखना आवश्यक नहीं है। तो यही ध्यान रखें, जब भी आपको समवन, नोबडी, पुलिस, जज, पीपल, मैन, ऐसे वाले सेंटेंस वर्ड्स लिखे हुए दिखे तो इन्हें पैसिव वॉइस में बाय के साथ में लिखना आवश्यक नहीं होता है। ये आपकी बात है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है समवन हैज़, समवन लिखा था, ये समवन हैज़ बीटन हिम। अब देखो बीटन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, किससे बीट किया, हिम को किया। समवन जो है, ये समवन क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। तो अब इसको जब मैं पैसिव बनाऊंगी तो मेरा सेंटेंस कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, हैज़ वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म होगा। बाय के साथ समवन लिखना कंपलसरी नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बाय के साथ उसको नहीं लिखते। ठीक है, ऐसे देखो द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो इंक्वायर्ड इनटू आपका वर्ब हुआ, जो केस है क्या इंक्वायर किया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं लिखना तो मैं केस को आगे लिख दूंगी, द केस। इंक्वायर्ड को लिखा वॉज इंक्वायर्ड इनटू, आ गया आपका द पुलिस, आपने नहीं लिखा, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू। सेंटेंस का मतलब पुलिस के द्वारा केस की जांच की गई। पैसिव बनाओगे तो केस की जांच की गई, पुलिस के द्वारा वो तो समझ में ही आ रहा है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में जब इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका पैसिव बनाते समय आपको बाय के साथ इन सब्जेक्ट्स को लिखना ज़रूरी नहीं होता है। यही चीज़ थी आपकी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है जब भी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं। अब देखिए एक
और बात बची है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, वो ये है कि अभी तक हम देख रहे थे कि जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे थे तो पैसिव वॉइस बनाने में हम लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट लिखते थे, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता बल्कि किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को देखें। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है जो कि है नो। हमेशा ध्यान रखिए नो के बाद में कभी भी बाय नहीं लगाते। जैसे मुझे बोलना है आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, ये एक्टिव में दिया हुआ है। यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, नो वर्ब हो गया, कौन जानता है तो आई जानती हूँ, ये सब्जेक्ट है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, यू लिखा आपने, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आना चाहिए, यू के साथ इज एम आर आया, नो की थर्ड फॉर्म नोन हो गई, यू आर नोन। अब हम क्या करते हैं, बाय के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ बाय नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि नो एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ ये नियम है इंग्लिश ग्रामर में कि नो के साथ में कभी भी बाय नहीं आता, नो के साथ में केवल और केवल टू प्रीपोजिशन आता है। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को आप यहाँ पर अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। देखिए जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, ये सभी वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इनके साथ हमेशा एट का प्रयोग होगा। हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, देखो आपने कैसे बनाया पैसिव वॉइस, आई वॉज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन, बाय हिज कंडीशन नहीं लिखा, हमने क्या लिखा एट हिज कंडीशन। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट योर परफॉर्मेंस इन द मैच, बाय योर परफॉर्मेंस नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे एट लगाओगे। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, इनके साथ में आप एट का प्रयोग करते हैं। नो और ऑब्लिच के साथ में आप किसका यूज़ करते हैं, आप टू का यूज़ करते हैं। आई नो हिम तो ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ नोन बाय मी का यूज़ आपको नहीं करना है। वहीं आप आगे देखें तो प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, इनके साथ में आपको विद का प्रयोग करना है। तो योर ऑनेस्टी हैज़ प्लीज्ड मी अगर लिखा है तो आई हैव बीन प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी आप लगाओगे। प्लीज्ड के साथ में आप बाय का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को आपको नोट डाउन ही करना पड़ेगा यहाँ पर, और इन एक्शंस को आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जब भी ये क्रियाएं हैं तो इन क्रियाओं के साथ कोई स्पेसिफिक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, आप हमेशा बाय का प्रयोग नहीं करते। तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर जो वॉइस टॉपिक है वो वॉइस टॉपिक पूरी तरीके से आपका फिनिश होता है। सब कुछ हम वॉइस के बारे में देख चुके हैं। हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि इंट्रोगेटिव का कैसे एक्टिव से पैसिव होगा, और लास्ट में हमने ये बात कर ली कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई होप जो एक्टिव पैसिव वॉइस है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसका मैं बहुत कुछ ओवरव्यू आपको दे पाई हूँ, और आपको काफ़ी कुछ 80% तो एटलीस्ट समझ में आ ही गया है। अब जो बचा हुआ 20% है वो 20% आप लोग कैसे समझेंगे और कैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो उसका तरीका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना हुआ है इसको अच्छे से नोट डाउन बनाइए, इसके नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वॉइस के क्वेश्चन को मैक्सिमम आप सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप वॉइस के सॉल्व कर लें, एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव। तो आपको बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा और आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि आपको एग्जाम में कौन सा अप्रोच अपनाना है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।